दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहते हैं जब इतिहास लिखा जा रहा होता है तो इतिहास लिखने वाले को इसका एहसास कतई नहीं होता कि वो इतिहास लिख रहा है। और शायद भारत में किसानों का आंदोलन और किसान और सरकार के बीच बीते 2 महीनों से लगातार बातचीत का जो सिलसिला चल रहा है, संयोग से आज के दिन वह एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गया, थम गया या कहें टूट गया, क्योंकि इसके बाद विज्ञान भवन किसानों के लिए खाली नहीं है। इसके बाद सरकार के पास वक्त नहीं है और सरकार ने जो प्रस्ताव रखे हैं उससे बेहतरीन प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। किसानों की जो मुश्किल है उस मुश्किल को सुनने के लिए सरकार सिर्फ संशोधन के दायरे में तैयार है। यानी आज जो बातचीत हुई, तकरीबन 5 घंटे तक विज्ञान भवन के भीतर किसानों की पूरी टीम बैठी जरूर रही, लेकिन बाहर बैठकर आप इस बात को महसूस नहीं कर सकते हैं कि अंदर कितनी गर्म हवा थी, भीतर में कितनी बड़ी त्रासदियों को किसान देख रहे थे, समझ रहे थे। क्योंकि सरकार की तरफ से 12:35 पर दोपहर में पहली बार जब कृषि मंत्री ने यह कहा कि हमारे पास इससे बेहतर कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं है और हम अपने प्रस्ताव से आगे या पीछे हटने को तैयार नहीं है, यानी कानून के दिशा में नहीं सोचेंगे, अब आपको सोचना है कि आप इस प्रस्ताव को लेकर क्या निर्णय लेते हैं। और बातचीत यहीं पर खत्म हो गई। तकरीबन 10 मिनट की यह बातचीत थी। किसान बैठे रह गए, किसान इंतजार कहते रहे। कुछ ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह बाबू वहां पर जरूर घूम रहे थे। किसान आपस में संवाद कर रहे थे, पूछ रहे थे क्या मंत्री जी दोबारा आएंगे। मंत्री जी उस दौर में बिल्कुल नहीं थे, अपनी बात को कह के वो चले गए थे वहां से। और उसके बहुत देर के बाद 5 मिनट के लिए दोबारा प्रकट हुए, लेकिन इसी बात को उन्होंने दोहराया, इससे बेहतर स्थिति कुछ नहीं, अब आप खुद तय करें, कानून सही है और जो संशोधन की स्थिति है हम उस दिशा में बात करने को तैयार हैं, लेकिन कानून सही है। और बात एक लिहाज से पहले 10 मिनट में ही तय हो चली थी, उसके बाद 5 मिनट में उसको सरकार ने अपने तौर पर दोहरा दिया और फिर बात आई गई हो गई। किसानों की इमरजेंसी बैठक हो या किसानों की बैठकों का सिलसिला हो, सवाल इस देश के भीतर में एक साथ कई निकल कर आए हैं। अगर सरकार ने यह निर्णय लिया है तो इसका 2-3 मतलब बहुत साफ है। सरकार समझ रही है कि वाकई किसान के कानून कृषि सुधार की दिशा में सबसे बड़े कदम है। क्या वाकई सरकार समझ रही है कि इस कानूनों का समर्थन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और छिटपुट कुछ मिला जरूर है जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा समूचे देश के किसान अगर साथ नहीं है तो इसका मतलब है वो सरकार के साथ है। तीसरी स्थिति यह है कि सरकार के प्रस्ताव के बाद सरकार को इसकी भनक लगी कि दरअसल किसान संगठनों के बीच भी कहीं ना कहीं ठनी हुई है। कुछ किसान संगठन प्रस्ताव के साथ घर वापस लौट जाना चाहते हैं, कुछ किसान कानून वापसी तक रुके रहना चाहते हैं और आंदोलन को लंबा चलना चाहते हैं। इसके भी 2 अर्थ हैं। क्या सरकार को यह भरोसा है कि किसान संगठन टूट जाएंगे? क्या सरकार को यह भरोसा है कि जैसे ही टूटेंगे वैसे ही किसान के इस पूरे संगठन को वो मैनेज करने की स्थिति में आ जाएगी? क्योंकि अपने तौर पर सरकार ने इस बात का जिक्र अपने माध्यमों और सूत्रों के जरिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए कराना शुरू किया कि दरअसल पंजाब के जो 32 संगठन है उसमें से 15 संगठन तो प्रस्ताव के साथ खड़े हैं, लेकिन जिन 15 संगठनों का नाम के जिक्र आने पर इस पर खामोशी बरती गई। लेकिन सरकार के भीतर से ही यह मैसेज आया कि दरअसल जिस तरीके से इन संगठनों को संभालने वाले लोग हैं वह वामपंथी हैं, वो अति वामपंथी हैं। और वामपंथी सोच इस देश में राज्यों के जरिए और इस देश में वोटिंग के जरिए राज्यों में भी खत्म हो चली है, केंद्र तो दूर की गोटी है। यानी इनकी विचारधारा कहीं टिकती नहीं है। यानी झटके में विचारधारा, राजनीतिक सोच और किसानों को मैनेज करने की परिस्थितियां भी सरकार के भीतर क्या आ चुकी है और वो मानकर चल रही है। क्योंकि आज के बाद अगर विज्ञान भवन में ताला लग गया है किसानों के लिए, तो अब किसान ही नई तारीख तय करें इस प्रस्ताव के साथ कि वह सरकार के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा यहीं से शुरू होता है किसानों को लेकर। इस देश के भीतर में किसानों के इस आंदोलन ने
शायद एक ऐसी राजनीतिक जमीन तैयार की है जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई विचारधारा है नहीं, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, या फिर छिटपुट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा क्यों ना हो। किसानों के इस आंदोलन में सारी चीजें गायब है। किसान अपनी विचारधारा के साथ है, जहां पे फसल की कीमत और मंडियों का होना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना होने देने की उन परिस्थितियों को जीवित रखे हुए है। अब सवाल यह है, क्या वाकई आंदोलन की दिशा अब नए सिरे से निर्धारित की जाएगी? क्या किसान आंदोलन अब अपनी जमीन को बिना सरकार पुख्ता बनाने की दिशा में बढ़ेगा? हफ्ते भर बाद पार्लियामेंट भी शुरू हो रही है, बजट भी आने वाला है, और उन सब के बीच सबको पता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी स्ट्रेंथ कम है, ताकत कम है, वो पार्लियामेंट के भीतर में किसानों के पक्ष में खड़े होंगे, हो हल्ला होगा, हंगामा होगा। लेकिन इसका दूसरा सच यह है कि राजनीतिक दलों के भीतर चाहे नैतिक ताकत मौजूदा सत्ता सरकार के विरोध करने के लिए उतनी ताकत के तौर पर ना बची हो जिस ताकत से उन्हें आवाज उठानी चाहिए, या वो कोई एक बड़ी लकीर खींचने की स्थिति में चाहे ना हो, लेकिन इस देश में पहली बार एक आंदोलन ने उस राजनीति से बड़ी लकीर खींच दी है जिसके भीतर में तमाम राजनीतिक दलों की मजबूरी हो गई है कि वह तो इस आंदोलन के साथ खड़े हो जाएं या फिर इस आंदोलन को साजिश करार दें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी अटॉर्नी जनरल ने खालिस्तान शब्द का जिक्र किया, और दूसरी तरफ उस खालिस्तान संगठन का अगर समर्थन किसान आंदोलनों को है तो फिर उन्हीं किसानों से सरकार बात क्यों कर रही है? इस देश के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स ने जिक्र किया कि वहां पर किस तरीके से गैर कानूनी और आतंकवादी संगठनों की हिस्सेदारी हो चली है, फिर भी सरकार इस दौर में क्यों बात कर रही थी? इसका मतलब है कि सरकार चीजों को भांप रही है। सरकार समझना चाह रही है कि उसके अनुकूल परिस्थिति कब होगी, और यहीं से एक नया सवाल निकलता है, यह उसके अनुकूल होने की क्या स्थिति है? क्या इस देश के भीतर में सरकारों की मनस्थिति सिर्फ अपनी सत्ता और उस सत्ता को बनाए रखने के लिए एक आर्थिक ढांचे को खड़ा करने भर की है? उसमें किसान फिट नहीं होता है, नागरिक फिट नहीं होता, ये सारे सवाल हैं। लेकिन आज हमें लगता है, इस बात को भी समझिए कि इस 58 दिनों के आंदोलन के दौर में, आज 58 डेज हो गए, 70 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है जो सीधे सीधे इस आंदोलन से प्रभावित रहे हैं। उनके भीतर में 4 मौतें तो ऐसी हुई हैं जो एक निराशा भरे वातावरण में हुई है, जिसमें उन्हें लगने लगा था कि दरअसल ना तो सरकार हमारी है, ना इस देश का कानून हमारा है, ना हमारे साथ अदालत खड़ी है, ना हमने जिस सरकार को चुना है वह भी खड़ी है। यह भी निराशा थी। बाकी कुछ संघर्ष करते हुए मरे, कुछ ने खुदकुशी सल्फास खा लिए, किसी की मौत कुछ बीमारियों से प्रभावित थे, उसमें इस ठंड के भीतर में उनकी तबीयत और बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। लेकिन 70 से ज्यादा किसानों की खुदकुशी। लेकिन इसके ठीक समानांतर एनआईए ने भी 40 से ज्यादा लोगों को नोटिस थमा दिया। 12 से ज्यादा उसमें जर्नलिस्ट भी हैं और 16 से ज्यादा ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो सामान्य तौर पर इस देश के भीतर में अपने प्रांत में जहां काम करते हैं वो एक सामाजिक गतिविधियों को करते हैं, यानी राजनीतिक तौर पर सक्रिय कोई नहीं है। यानी पहली बार इस आंदोलन की जमीन कोई भी राजनीति को समेटे हुए नहीं है। इस आंदोलन की जमीन में चुनावी बीज नहीं पड़े हैं। इस आंदोलन की अपनी रवानगी जो है वह सीधे सीधे जिंदगी की जरूरत और इस देश की किसानी से जुड़ी हुई है। और यहीं से सवाल पैदा होता है, क्या सरकार ने ठान लिया है कि वह किसानों को घर खाली हाथ वापस लौटा देगी? क्या सरकार ने ठान लिया है कि वो कानून को किसी भी हाल में लागू करेगी? क्या सरकार ने ठान लिया है कि दरअसल उसकी जो अपनी इकोनॉमी को संभालने की परिस्थिति इस कानूनों से जुड़ी हुई है, इससे वो पीछे नहीं हट सकती है? तो हमें लगता है कि आज कुछ बातों पर गौर करने की जरूरत है। ये वही सरकार है जिसने चुनावी मैनिफेस्टो 2019 में जो लेकर आए थे, उस मैनिफेस्टो से बिल्कुल यू टर्न की स्थिति में यह तीनों कानून है। एक दो नहीं, दर्जन भर उसमें किसानों की सहूलियतों का जिक्र था। सबसे पहले ही मैनिफेस्टो में लिखा गया था, जो 2019 में यह सरकार 303 सीटों के साथ जीत कर आई है, उसमें लिखा गया था 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी।
लेकिन जो किसानों के आंकड़े बतलाते हैं और किसानों ने खुद जो अपने बारे में आंकड़े बताए हैं वो बता रहे हैं कि जो लागत है वह भी नहीं मिल पा रही है अधिकतर राज्यों में, और जिन राज्यों में लागत मिल पा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह एमएसपी है। यानी एमएसपी खत्म तो खेल खत्म, और एमएसपी की जिम्मेदारी भी सरकार लेने को अब तैयार नहीं है। यानी पहला ही मैनिफेस्टो में लिखा हुआ शब्द जो दुगनी आय का 2022 तक है यह इंपॉसिबल है। उसके बाद इसमें लिखा गया था कि लगभग 10,000 से ज्यादा नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन में वो सहायता करेगी। लेकिन यहां तो सवाल है कि 3 कानूनों ने इस दौर में कॉरपोरेट और पैसे वालों के हक की चीजों को लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि जैसे ही संगठनों का जिक्र हो रहा है वैसे ही सरकार के साथ किसानों की भागीदारी का जिक्र हो रहा है, लेकिन यहां तो पूंजी का जिक्र हो रहा है। इसमें लिखा गया था ई नाम ग्राम और प्रधानमंत्री आशा योजना के जरिए एमएसपी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बाजार के अवसर पैदा किए जाएंगे। मैनिफेस्टो का यह शब्द भी गायब हो गया, क्योंकि अब एमएसपी का ही जिक्र नहीं है। तो एमएसपी के जो बाजार और पर्याप्त बाजार के अवसर प्रदान करने का जिक्र मैनिफेस्टो में था, सरकार उसको भी पलट चुकी है। सभी सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने की दिशा में काम होगा। 19 के बाद से आज तक सिंचाई परियोजना इस देश में जो भी थी घोषित तौर पर, उसमें कोई काम नहीं हुआ है। इसी मैनिफेस्टो में जिक्र था कि हर गांव हर मौसम में गांव सड़क से जुड़ा रहे, इसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन स्थिति वहां भी नाजुक है। फसल का सिंचित रकाबा बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके अलावे जो 2 बातें लागू की गई उसमें एक सम्मान निधि है, लेकिन सम्मान निधि का सच हम आपको बार बार बताते हैं कि प्रतिदिन के 16 रुपए, 4 महीने के 2,000 रुपए, यह सम्मान निधि का सच है। इसको पूरा उन्होंने जरूर किया। इसके अलावे एक बात का जिक्र था कि जो 60 की उम्र के पार किसान हैं और छोटे और सीमांत किसान हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा भी देंगे और पेंशन भी देंगे। सरकार की अपनी डायरी में इस तरह की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। पेंशन योजना शुरू की गई, लेकिन उसमें किसानों को ही कहीं ना कहीं किस्तें देनी है और किसान किस्त देने की स्थिति में नहीं है, तो उसको पेंशन कहां से मिलेगी और किसानों की इस देश में सामाजिक सुरक्षा कैसे होगी। जो भूमि का डिजिटीकरण करना था, जो डिजिटलाइज करना था, उसका सच यह है कि भूमि के डिजिटलीकरण के लिए अब प्राइवेट कंपनियों को बोला जा रहा है कि अब जब ये 3 कानून लागू हो जाएंगे तो आप उन कॉरपोरेट्स के साथ जुड़कर डिजिटलाइज कीजिए जिन कॉरपोरेट्स का योगदान आने वाले वक्त में खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या गोडाउन्स या जिस भी तरीके से होगा, यानी पेमेंट वो करेंगे, प्राइवेट वाला डिजिटलाइज करेगा और उसके अनुकूल सारी डिजिटल डाटास जो है कॉर्पोरेट के पास मौजूद रहेंगे। इस स्थिति में सरकार आ जाएगी। और तो और जो खास तौर से मछुआरे हैं उनके लिए भी कहा गया था कि आपके लिए भी हम भंडारण की योजना बनाएंगे, लेकिन यहां स्थिति यह है कि अनाज रखने का भंडारण भी एफसीआई के गोडाउन्स को डेवलप कर पाने की स्थिति में सरकार नहीं है, वह भी प्राइवेट सेक्टर को दिया जा चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि मैनिफेस्टो पर सरकार यू टर्न ले चुकी है। इसका मतलब है कि किसान खुले बाजार पर निर्भर रहे, सरकार यह मन बजा चुकी है। और खुले बाजार की दया क्या होती है? उस दया का मतलब यह होता है कि उसकी कृपा पे जो रहेगी निर्भर, उसमें बहुत साफ है कि जो छोटे और सीमांत किसान या जो नहीं पढ़े लिखे किसान होते हैं, जो ज्यादातर नहीं होते हैं, उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने के लिए जो सामने आएगा वह एक टारगेट फार्मिंग भी कराएगा। और टारगेट फार्मिंग ना कराने पर वह अपनी परिस्थिति को अपने साथ ले जा सकता है, यानी उनसे करार तोड़ भी सकता है। यहां पर किसानों के लिए अदालतों के दरवाजे भी बंद है, यानी इस कानून के लागू होते ही राज्य की भूमिका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यानी अभी तक जो विज्ञान भवन में कृषि मंत्री हैं, आने वाले वक्त में कृषि मंत्री नहीं होंगे, वह किसी ना किसी कॉरपोरेट का सीईओ होगा, वह किसी ना किसी कॉरपोरेट का कोई अधिकारी होगा जो आएगा, बातचीत करेगा, बताएगा, समझाएगा, डाटा को सामने रखेगा, आंकड़े बताएगा, प्लस माइनस बताएगा और किसान को कहेगा इतना लेना है तो लो, अन्यथा घर चले जाओ। सरकार इस मंशा को बना चुकी है। जो सरकार ने कहा हम आड़तियों को खत्म करेंगे, यानी बिचौलियों को खत्म करेंगे, इसके पैरेलल में सरकार ने एक ऐसी परिस्थिति बनाई है जहां सुपर बिचौलिया आ जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो मिडिल मैन की स्थिति थी,
जिसकी एक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जो आरती की होती है वो किसानों के नजदीक होती है। लेकिन जब कोई टाई पहने हुए बाबू आएगा, कोई सीओ आएगा, कोई वैसा अधिकारी पैसे का बैग लेकर आएगा, वह जब बिचौलिए और सुपर बिचौलिए की भूमिका में होगा खड़ा हुआ, एक तरफ कॉरपोरेट, दूसरी तरफ किसान, और बीच में वह जो सुपर बिचौलिया होगा जो छोटे छोटे सीमांत किसानों को जोड़ेगा, जिनके पास आधे हेक्टेयर से भी कम जमीन है, मान लीजिए लगभग 1 लाख किसानों को उसने जोड़ा और कहा आप इसकी खेती करेंगे। उनके लिए वही बिचौलिया होगा जो कि पैसा कॉरपोरेट से लेकर आएगा और कॉरपोरेट के लिए फार्मिंग कराएगा, इनके अनाज को उठाएगा, गोडाउन तक ले जाएगा, या गोडाउन भी प्राइवेट सेक्टर का होगा। यानी स्टेट की जिम्मेदारी पूरी तरह खत्म।